दरिया की कसम मौजों की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तभी ये जमाना बदलेगा। अपना अध्ययन जो है वो फिजिक्स में किया, फिर आप हिस्ट्री की तरफ गई, तो किस तरीके से आप जो है अपना समाज के प्रति जो आपका निष्ठा रही है उसके प्रति आपका रुझान कैसे बढ़ा? ताई जी, मैंने अभी आपका एक रिसेंट इंटरव्यू देखा था और सर्विकल कैंसर को लेके काफी कैंपेनिंग भी आप लोगों की तरफ से चलाई जा रही है। एचपीवी वैक्सीनेशन को लेके बहुत भ्रांतियां हो रही हैं कि यदि बच्चियों को ये वैक्सीनेशन लग रहा है तो उनकी मृत्यु हो रही है, तो इस पे जरा आप प्रकाश डालिए। पीड़ित महिला को न्याय देना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी बात है कि ये भी है, कितनी बार लोगों को ये भी लगता है कि क्या पॉश का एक्ट ये पुरुषों के खिलाफ है। तो मैं सबसे पहले एक बात ये कहना चाहती हूँ कि ये एक्ट बिल्कुल ही पुरुषों के खिलाफ नहीं है। एक्ट तो हमेशा जेंडर न्यूट्रल रहता है। महिला आयोग को जब भी कहीं पे बात किया जाता है तो केवल घरेलू हिंसा और उत्पीड़न से जोड़ दिया जाता है, लेकिन आज हमें इस पॉडकास्ट के माध्यम से विभिन्न पॉलिसी, विभिन्न पहलुओं के बारे में और कितने अच्छे अभी तक कदम उठाए गए हैं हमारे समाज की, देश की महिलाओं के हित में, उनके आगे बढ़ने के लिए और उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए, तो इसके लिए मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ ताई जी का। नमस्कार, मैं मेघा शर्मा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे विशेष महिला दिवस कार्यक्रम जिससे जीत तक वॉइस ऑफ पीपल के प्लेटफॉर्म में। आज का हमारा ये मंच समर्पित है उन सभी महिलाओं के लिए जो देश भर में अपने नेतृत्व, साहस और दृढ़ संकल्प से समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन ला रही है। हमें अत्यंत गर्व और हर्ष महसूस हो रहा है ये बताते हुए कि आज हमारे इस स्टूडियो में हमारे बीच उपस्थित हैं एक ऐसी प्रेरणादायी महिला, ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने समस्त जीवन में महिलाओं के अधिकार और न्याय के लिए निरंतर कार्य करती रही हैं। हमारे महिला आयोग की अध्यक्ष माननीय श्रीमती विजया राहतकर ताई जी। ताई जी का सार्वजनिक जीवन महिलाओं के सशक्तिकरण, अधिकारों और न्याय के लिए ही समर्पित रहा है, जिन्होंने महिला आयोग के द्वारा महिलाओं के अधिकारों को देश के विभिन्न कोनों तक पहुंचाया है। तो आज हम स्वागत करते हैं हमारे इस मंच में हमारी सबसे सशक्त महिला और सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणादायी शख्सियत हमारी ताई जी का। दरिया की कसम मौजों की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तभी ये जमाना बदलेगा। आवाज उठा, कदमों को बढ़ा, रफ्तार जरा कुछ और बढ़ा, पूरब से मिलो, पश्चिम से मिलो, उत्तर से मिलो, दक्षिण से मिलो, तभी ये जमाना बदलेगा। जी हाँ, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ हमारे जिससे जीत तक वॉइस ऑफ पीपल आपके प्लेटफॉर्म में, हमारी आज खास पेशकश महिला दिवस स्पेशल शो में। आज आप सभी को बताते हुए मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म में इसकी शोभा को बढ़ाने के लिए और हम सभी समाज की, हर देश की बेटियों के लिए और महिलाओं के लिए एक प्रेरणादायी, माननीय, सम्माननीय पर्सनालिटी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम स्वागत करते हैं महिला आयोग के अध्यक्ष माननीय श्रीमती विजया ताई जी का। ताई जी, आपका हम स्वागत करते हैं हमारे आज के इस मंच में। जी ताई जी, हमने आपके बारे में थोड़ा कुछ जानने का प्रयास किया कि आपने अपना अध्ययन जो है वो फिजिक्स में किया, फिर आप हिस्ट्री की तरफ गई, तो किस तरीके से आप जो है अपना समाज के प्रति जो आपका निष्ठा रही है उसके प्रति आपका रुझान कैसे बढ़ा? नहीं, पहले तो एक बात ये है कि जब आप 10th क्लास में पढ़ते हैं और आप अच्छे नंबर्स लेके आते हैं तो स्वाभाविक रूप में, मैं तब की बात कर रही हूँ जब मेरा एजुकेशन चल रहा था, घर के लोगों का एक कहना होता है कि आपने विज्ञान लेना है, तो मैंने विज्ञान चूज़ लिया और मैंने बीएससी कर लिया। तो इसीलिए मेरा जो सब्जेक्ट था वो फिज़िक्स और कंप्यूटर साइंस था। मेरी वो पहली बैच थी जो कंप्यूटर साइंस लेके बीएससी पूरा कर लिया था। ये पहली बैच थी पुणे यूनिवर्सिटी की। पर मेरा मूलतः मेरा खुद का, मुझे जो अच्छा लगता था, जो मेरा पैशन था, वो हिस्ट्री था। हिस्ट्री मुझे हमेशा बहुत अच्छी लगती है। उसका कारण है कि हम हिस्ट्री के बारे में जब पढ़ते हैं तो हम हमारी जो पुरानी परंपराएं, जो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत शानदार काम कर रही थी, विश्व का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो हम ये समझ में चलते हैं कि हम किस तरीके से आगे बढ़े हैं, और इसी को समझते हुए आज के वर्तमान के लिए और कल के भविष्य के लिए हमें क्या करना है, इसके बारे में हम सोचते हैं। तो ये सब चीज़ें मेरे मन में थी, इसीलिए मैंने फिर इतिहास चुन लिया और मैंने आगे का मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन उसमें किया। पर मुझे हमेशा ये लगता है कि चाहे विज्ञान हो या चाहे हिस्ट्री हो या कला क्षेत्र के अन्य विषय हो, ये सब विषय आपके व्यक्तिमत्व को हमेशा बढ़ावा देते हैं,
आपका व्यक्तित्व परिपूर्ण करते हैं। तो इसी तरीके से अलग अलग विषयों में मैंने अध्ययन किया, पर वो मुझे हमेशा के लिए परिपूर्ण करके ही आगे बढ़ा। अ, महिला सशक्तिकरण और कानूनी जागरूकता के क्षेत्र में आपका काफ़ी योगदान रहा और इसी के तहत आपको नेशनल लॉ डे अवार्ड और सावित्रीबाई फुले अवार्ड जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से भी नवाजा गया। जब आप अपनी यात्रा को पीछे मुड़कर देखती हैं, तो ज़मीनी स्तर की सार्वजनिक सेवा से लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग का जो नेतृत्व है, इसमें आपको कौन से ऐसे संघर्ष और दृढ़ संकल्प के पल याद आते हैं, जिन्होंने इस मुकाम तक पहुँचाया? मुझे संघर्ष तो कोई याद नहीं आ रहा है। जब आप कुछ चीज़ें करना तय करके चल पड़ते हैं, तो संघर्ष कहाँ होता है? आपने खुद ने अपने दृढ़ संकल्प से ये तय किया है कि मुझे ये करना है। जब दृढ़ संकल्प होता है, तो वो संकल्प लेके आप चलते हैं, तो कोई कठिनाई या कोई संघर्ष आपको लगता ही नहीं है। आप उसको संघर्ष के रूप में नहीं देखते हैं, आप उसको चुनौती के रूप में देखते हैं, और आप खुद को ये भी बताते हैं कि नहीं, हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है। मैंने संकल्प किया है कि इस रास्ते पे मैं चलूँगी, तो मुझे इस रास्ते पे बहुत अच्छे तरीके से चलना है। और जब चलते समय कोई कंप्लेंट है नहीं, मैं कर ही नहीं सकती, करना भी नहीं है, क्योंकि मुझे वहाँ उस मुकाम तक पहुँचना है। तो संघर्ष तो कभी नहीं लगा। आज देश आगे बढ़ रहा है, तो देश में ये चीज़ें हो ही रही है। अब ज़रूरत है इन सभी चीज़ों को समाज के साथ, महिलाओं के साथ, लोगों के साथ जोड़ने का, और यही मेरा दृढ़ संकल्प है। तो इसी दृढ़ संकल्प में मैं आज देख भी रही हूँ कि देश की हमारी आधी आबादी बहुत अच्छी तरीके से राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ जुड़ रही है। ये बहुत ही अहम पहलू है दीदी जी, ताई जी, आपने जिन पहलुओं पे अभी हम सबको प्रकाशित किया है, प्रकाश डाला है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी नीतियाँ हैं जिसके बारे में हम लोग भी जागरूक नहीं हो पाते हैं। और अभी रिसेंट ही हमने आपका एक सम्मेलन देखा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, एआई समिट, और उसमें आपने संपूर्ण सम्मेलन का संचालन भी किया और बहुत सारे फिनटेक और किस तरीके से टेक्नोलॉजी हमें जो है सपोर्ट कर रही है, आने वाले समय में इसका कितना बेनिफिट जो है समाज को मिलेगा, उसके बारे में भी काफ़ी वहाँ पे चर्चाएँ हुई। तो ये जो ऑनलाइन उत्पीड़न जैसी चुनौतियाँ जो अभी हमारे सामने आ रही हैं, काफ़ी हम देख रहे हैं, इसमें नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की क्या भूमिका हो सकती है? कैसे हम इस साधन को एक सुरक्षा का साधन बना सकते हैं? बिल्कुल, आपने जो कहा कि ये केसेस थोड़ी बढ़ भी रही है। ये केसेस जो बढ़ रही है, इसका कारण भी है कि एआई या इस तरीके से जो अन्य माध्यम है, इसका उपयोग करते हुए साइबर क्राइम भी हमारा बढ़ रहा है। पर आप एक देखिए कि एआई हमारे लिए वरदान है, हमारे लिए वो नुकसानकारक नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल है कि उसका उपयोग हम किस तरीके से करते हैं। एआई का उपयोग पॉजिटिव वे से आप करते हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाओगे। और हमने हमेशा यही सोचना है कि हम एआई का पॉजिटिव उपयोग करते हुए ही हम आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने ये तय किया है, और हम बहुत अच्छे तरीके से विकसित भारत के लिए एआई शिक्षित नारी हम अभी तैयार कर रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं को साथ लेकर एआई का प्रशिक्षण शुरू कर लिया है, और अभी मैं आपको ये कह सकती हूँ कि देश का शायद ऐसा कोई प्रदेश नहीं बचा है जहाँ पे हमने एआई के ये प्रोग्राम नहीं किए हैं। हमारा एक प्रोग्राम है जी। यशोदा एआई। इस यशोदा एआई के माध्यम से हम महिलाओं को एआई का पॉजिटिव उपयोग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम बताते हैं। अभी तक हमने जो डॉक्टर्स हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनको हमने बताया है कि एआई का उपयोग आप अपनी स्वास्थ्य सेवा में कैसे कर सकते हैं। हमने जो महिलाएं अभी उद्यमी महिलाएं हैं, हमने उनको भी बताया कि आप एआई का उपयोग आप अपने काम में कैसे कर सकते हैं। हमने जो पुलिस है, पुलिस को हमने ये सिखाया कि जो आपके सामने चैलेंजेस आते हैं, आपके केस सुलझाने के लिए आप एआई का उपयोग कैसे कर सकते हैं। विशेष रूप से महिलाओं के संबंधित जो केसेस है, उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही हमने हमारी देश की बेटियां जो आज सेल्फ हेल्प ग्रुप में बहुत अच्छा काम कर रही है, आगे बढ़ना चाहती है, वो लखपति दीदी है, महालखपति दीदी है, हमने उनको भी सिखाया कि एआई का उपयोग करते हुए आप अपना बिजनेस अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कैसे बढ़ा सकते हैं, आप उसका मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, आप उसका कंटेंट कैसा क्रिएट कर सकते हैं, आप उसके क्रिएटिव्स कैसे बन सकते हैं। और इसी के साथ साथ हम हमारी जो आशा बहनें हैं, आंगनबाड़ी बहनें हैं,
हमने उनको भी सिखाया कि आप एआई का उपयोग आप अपने करियर में, अपने काम में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे ये बहनें डेटा एकत्रित करती हैं। दबा देती है। तो ऐसे में राष्ट्रीय महिला आयोग के पास वो किस तरीके से अपना जो है कंप्लेन ला सकती है और उसकी नौकरी पे भी खतरा ना आए और उसका जो है सम्मान भी बना रहे? अब देखिए कि राष्ट्रीय महिला आयोग तो उनके मदद के लिए हमेशा तत्पर है, पर मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारा ये जो लॉ है ये इतना अच्छा बना है, इस लॉ में ही सब व्यवस्था करी है उस महिला की सुरक्षा की। अगर उस महिला को कुछ तकलीफ होती है, वो सेक्सुअली हरास हो जाती है, तो उसको अपने कार्यस्थल पे ही उसका न्याय मिल जाता है। इस लॉ के अंतर्गत ये कहा गया है कि 10 या 10 से ज़्यादा जहाँ पे महिलाएं काम करती है वहाँ पे एक इंटरनल कमेटी का गठन होना चाहिए। इट इज़ मैंडेटरी। तो ये इंटरनल कमेटी का गठन होना बहुत ज़रूरी है। अभी बहुत सरकार ने भी अनेक बार कहा है, हमारी जैसी जो संस्थाएं हैं राष्ट्रीय महिला आयोग जैसी, वो तो इसके लिए दिन रात काम करती है, 365 डेज काम करती है और अनेक व्यवस्था काम करती है। तो उसका एक अभी अच्छा परिणाम आया है कि अभी अभी लोग इस एक्ट को समझने लगे हैं और अभी जो कमेटी जो है इंटरनल कमेटी, इस कमेटी की स्थापना हर ऑफिस में अभी होने लगी है। अब लोकल कमेटी भी है जो कलेक्टर के अंडर आती है। ये लोकल कमेटी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो हमारी असंगठित क्षेत्र की महिलाएं जहाँ काम करती है उनको न्याय देने के लिए लोकल कमेटी होती है, जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। तो सबसे पहले तो काम यह है कि आईसी और एलसी के बारे में अवेयरनेस निर्माण करें। अब उसी ऑफिस की जिम्मेदारी है कि वो इसके बारे में बताने के लिए बार बार वो संवेदना सत्र ले, वो बताए कि ये एक्ट क्या कहता है, इस एक्ट में क्या क्या चीज़ें आई है और उन्होंने उस एक्ट के बारे में कैसे काम करना है इसके बारे में बार बार बात होनी चाहिए। महिलाओं को अपने ऑफिस में अच्छा वातावरण मिलना चाहिए। जिस महिला को कुछ तकलीफ है वो बहुत विश्वास के साथ अपने आईसी कमेटी के पास आके बात करनी चाहिए। जब उनको बात करनी है तो बात करने के लिए एक अच्छी शांत जगह भी होनी चाहिए, एक अलग से रूम होनी चाहिए कि जहाँ पे वो आके आपके आईसी की अध्यक्षा को या कमेटी को वो आके बताए। तो ये विश्वासपूर्ण तरीका, विश्वासपूर्ण वातावरण भी उस ऑफिस में बनने की ज़रूरत है। ऐसी अनेक चीज़ें हैं, ये सब जो वातावरण है ये बनाना, ये पूरा काम करना, ये उस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है। अब आप देखिए कि जिस महिला को इस एक्ट के बारे में ये सब चीज़ें पता है, वो ये सब चीज़ें वहाँ पे जाके वो बोल सकती है, वो कर सकती है कि वो कहेगी कि मेरा अधिकार है, मुझे ये सब कुछ करके चाहिए। और दूसरी बात, आईसी और एलसी के मेंबर्स ने भी बहुत अवेयर रहना है। उन्होंने भी केवल काम दिया है तो क्या करो, दिया है मैं इसीलिए मैं कर रही हूँ, ऐसे ना समझते हुए उन्होंने बहुत जिम्मेदारी के साथ काम करना है। क्योंकि आप ये बात समझते हैं कि आईसी और एलसी को, उन दोनों कमिटीज़ को अपने क्षेत्र के, उनके अपने क्षेत्र के उनको सिविल कोर्ट के अधिकार होते हैं निर्णय लेने के। तो कितने बड़े अधिकार हैं, इस बात को समझते हुए काम करना है। पर जैसे आपने पहले कहा कि कितनी बार मैं ये समझती हूँ कि ये प्रेशर आ जाता है कि जिसके खिलाफ कोई महिला ने कंप्लेन करी है, तो जो महिला आईसी की मेंबर है या अध्यक्ष है, उनको ये लगता है कि मेरे बॉस के खिलाफ ये कंप्लेंट आई है, मेरा जो सहकारी है जो मेरे बाजू में बैठता है, जो रोज़ काम करता है, उसके खिलाफ ये कंप्लेंट आई है, तो मैं कैसे काम करूँ। मुझे उनके लिए कहना है कि आपको एक बहुत पवित्र काम दिया है, आपका ये कर्तव्य है कि आप उस आदेश का पालन करें। एक पीड़ित महिला को न्याय देना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी बात है कि ये भी है, कितनी बार लोगों को ये भी लगता है कि क्या पॉश का एक्ट ये पुरुषों के खिलाफ है। तो मैं सबसे पहले एक बात ये कहना चाहती हूँ कि ये एक्ट बिल्कुल ही पुरुषों के खिलाफ नहीं है। एक्ट तो हमेशा जेंडर न्यूट्रल रहता है। बिल्कुल। ताई जी, मैंने अभी आपका एक रीसेंट इंटरव्यू देखा था और सर्विकल कैंसर को लेके काफ़ी कैंपेनिंग भी आप लोगों की तरफ से चलाई जा रही हैं। एचपीवी वैक्सीनेशन को लेके बहुत भ्रांतियां हो रही हैं कि यदि बच्चियों को ये वैक्सीनेशन लग रहा है तो उनकी मृत्यु हो रही है। तो इस पे ज़रा आप प्रकाश डालिए। मैं एक ही बात कहूँगी कि हमारे लिए एचपीवी वैक्सीन बहुत महत्वपूर्ण है। जो कह रहे हैं और जो भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, एक बार वो उन आंकड़ों के ऊपर नज़र डालें कि भारत में कितनी बड़ी संख्या में सर्वाइकल कैंसर की वजह से मृत्यु हो रही है। नंबर 2 का डिसीज है आज कि जिसकी वजह से, कैंसर की वजह से मृत्यु हो रही है। अब देखिए, हमारे सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है।
कि HPV वैक्सीन वो लेकर आए हैं, और जो हमारी 14 साल की बेटी है उसको वो वैक्सीन दिया जाएगा। आप देखिए कि इसके पहले, कुछ साल पहले, आज़ादी को अनेक साल होने के बाद भी महिलाओं के हेल्थ के लिए कभी सोचा नहीं गया। वो घर के आधार स्तंभ है, पर उस आधार स्तंभ की हेल्थ कहाँ जा रही है इसके बारे में सोचा नहीं गया। अभी 10-12 साल में वो बहुत सोचा गया है। जैसे मैंने उल्लेख करूंगी मैं कि जैसे उज्ज्वला योजना आई तो धुएं से जो महिलाओं को तकलीफ होती थी वो कम हो गई। ऐसे अनेक इनिशिएटिव किए गए देश में, उसमें से ये एक इनिशिएटिव है। आज आप देखिए कि बड़ी संख्या में महिलाएं उसकी वजह से मर रही है। महिलाओं की हेल्थ हमारे लिए सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, और आज उनकी चिंता हो रही है। हमारी जिन साल के 14-15 साल की बेटियों को हम जहाँ वैक्सीन दे रहे हैं, ये हमारा कल का भविष्य है। हम उनकी चिंता कर रहे हैं, और ये प्रिवेंटिव मेजर्स है। ताई जी, आप विधि लिखित और औरंगाबाद लीडिंग टू वाइट रोड जैसी पुस्तकों की भी लेखिका रही हैं, और एक लेखिका के रूप में आपके अनुभव ने वास्तविक जीवन के प्रशासनिक और महिला संबंधी मुद्दों को सामाजिक परिवर्तन की प्रेरणा में बदलने का बहुत ही जो है एक सराहनीय कदम उठाया। तो भविष्य में भी आप कुछ इस तरीके की पुस्तिका लिखने का विचार कर रही हैं? मुझे लगता है कि समय समय पे हमने कुछ चिंतन करना, मनन करना, और उसके बाद उसको लिखना, ये होता रहता है। और जब आप समाज के अलग अलग पहलुओं को देखते हैं तो उसके ऊपर लिखना बहुत स्वाभाविक होता है। जब जब ऐसे कोई विषय दिखते हैं और उस विषय पे अच्छा चिंतन भी होता है तो लिखने का मन ज़रूर करता है। तो समय समय पे तो लिखते रहेंगे। अनेक अनेक महिलाएं आज सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम कर रही है, संगठित रूप में साथ साथ मिलके काम कर रही है, खुद के छोटे छोटे बिजनेस खड़ी कर रही है, अपने पैरों पे खड़ी हो रही है, और आज वो आगे आ रही है। ये कितना बड़ा बदलाव है। जो बदलाव मैंने उस बुक में लिखा है, उसमें से मैंने अनेक केस स्टडीज़ भी उसमें लिखे हैं। तो मुझे लगता है कि समाज में ये जो सकारात्मक बदलाव आते हैं, हमने उसके बारे में बात भी करनी चाहिए। समाज में जो तकलीफ देने वाली बातें हैं, हमने उसके खिलाफ भी बात करनी चाहिए, उसके खिलाफ भी हमने लिखना चाहिए, तभी तो उसके बाद कुछ बदलाव आएगा। तो ऐसे समय समय पे जो विषय दिखते भी हैं, बहुत मन को छू जाते हैं, तो उसके ऊपर लिखना बहुत स्वाभाविक होता है। बिल्कुल, मैं प्रयास करूँगी इस बुक को मैं हर जगह तक पहुँचा सकूँ, क्योंकि कुछ ऐसे कहते हैं बिहाइंड द सीन स्टार्स होते हैं, बिहाइंड द सीन कुछ ऐसे हमारे आर्टिकल और लेख होते हैं जो समाज तक पहुँचने बहुत ज़रूरी हैं। और इसी के साथ मैं आखिरी में दीदी आपसे चाहूँगी कि महिला दिवस को लेके खास हमारा ये पेशकश है। ये आज का शो हमारा समर्पित है समाज की सभी महिलाओं के लिए, किशोरियों के लिए, जिनको आज भी पैट्रियार्की सिस्टम में शायद एक दिन का सेलिब्रेशन माना जाता है। तो मैं चाहती हूँ आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं एक ही बात कहूँगी कि 8 तारीख को महिला दिवस है, हम वो मनाएंगे, कोई मना नहीं उसके लिए। अच्छे संकल्प ही करेंगे, महिलाओं का सम्मान करने का, इज्जत देने का, बराबरी का स्थान देने का हम संकल्प करेंगे। पूरा समाज करेगा, केवल महिलाएं नहीं करेंगी, समाज करेगा। ज़रूरी भी है। मुझे और आप सभी को भी पता है कि जब तक हमारी देश की आधी आबादी इनको हम सम्मान नहीं देते हैं, तब तक हम पूरे नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए आधी आबादी का आगे बढ़ना, बराबरी के साथ उनको हक देना और बराबरी के साथ सम्मान देते हुए देश को बनाने को उनका योगदान लेना, ये भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद ताई जी। मुझे लगता है आत्मनिर्भर भारत और सशक्त महिला का हम जब भी बात करते हैं तो इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग का एक बहुत बड़ा योगदान है। अक्सर राष्ट्रीय महिला आयोग को जब भी कहीं पे बात किया जाता है तो केवल घरेलू हिंसा और उत्पीड़न से जोड़ दिया जाता है, लेकिन आज हमें इस पॉडकास्ट के माध्यम से विभिन्न पॉलिसी, विभिन्न पहलुओं के बारे में और कितने अच्छे अभी तक कदम उठाए गए हैं हमारे समाज की, देश की महिलाओं के हित में, उनके आगे बढ़ने के लिए और उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए। तो इसके लिए मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ ताई जी का कि आपने अपना अमूल्य समय में से हमारे लिए ये समय निकाला। और मैं हमेशा प्रयास करूँगी कि नए नए पहलू जब भी में आए और राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से कोई भी ऐसा पहल हो तो आप हमारे चैनल में जरूर उसके माध्यम से समाज तक वो पहुंचाएं। आपका हम फिर से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।